अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 में एटॉमिक स्पेक्ट्रा आज हमने टॉपिक पढ़ना है। एक मुख्तसर सा एक छोटा सा टॉपिक है, अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। एटम के अंदर अनसर्टेनिटी। आपने चैप्टर नंबर 19 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ये कहता है अनसर्टेनिटी का मतलब तो एरर होता है ना, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, किसी भी छोटे से पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में एक्यूरेसी से मेजर नहीं किया जा सकता। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेट तरीके से मेजर करोगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेट तरीके से मेजर करोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। तो पोजीशन और मोमेंटम को आप एक ही वक्त में एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों डेल्टा एक्स ये अनसर्टेनिटी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक को हमने चैप्टर नंबर 9 में इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में समझा था, इसके सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। तो जिन्होंने वो अभी तक ये नहीं पढ़ा हाइजेनबर्ग का, वो चैप्टर नंबर 19 का आखिरी टॉपिक जाके ना सर्च करें, उसको स्टडी करें। डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इट इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई। आपको याद होगा कि मैंने उस टॉपिक में बताया था कि असल में ये h/4 पाई है। हकीकत में जो होता है ना ये h/4 पाई होता है, लेकिन हमारी किताब में ये मिस्टेक चल रही है, तो हम ऐसे ही रखेंगे जैसे किताब में चल रहा है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि h की जो वैल्यू होती है ना वो 10⁻⁻34 में होती है। इतनी छोटी कीमत है, तो इतनी छोटी वैल्यू है, नीचे 4 पाई हो या 2 पाई हो, कोई इतना बड़ा एरर नहीं आता, इसलिए इतनी एहतियात नहीं की गई है। तो बहरहाल डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन h/2 पाई। h/2 पाई किसको कहते हैं? h/2 पाई बेसिकली h कट को कहते हैं, ये h कट होता है। रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करें तो वो रिड्यूस हो जाता है ना, इसे कहते हैं रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, हमारा काम क्या है? आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी इस टॉपिक में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है? हमें तो पता न्यूक्लियस में नहीं है, हम देखना चाहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाकर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन ये है, इज इलेक्ट्रॉन रिसाइड विद इन द न्यूक्लियस? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है? इसको हमने बताना है। अगर न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसकी लॉजिक क्या है? अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में होता है, तो फिर इसकी लॉजिक क्या है? तो पहले हम जरा इसको आंसर देते हैं, लॉजिकल फार्मूला लगा के मैथमेटिकली हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में किस जगह पर रहता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इज इलेक्ट्रॉन रिसाइड विद इन द न्यूक्लियस? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा कि नहीं होगा? देखो बच्चों, अगर फर्ज करो कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर है, दिस इज न्यूक्लियस, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया, ये एक किसी एटम का न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो एक न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर यहां से लेकर यहां तक, दिस इज डायमीटर। ये जो डायमीटर है न्यूक्लियस का, ये डायमीटर होता है कितना? तो आंसर है दिस इज 10⁻⁻14 मीटर। एक नॉर्मल हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका डायमीटर, क्योंकि एटम टू एटम न्यूक्लियस चेंज भी होता है, तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना है? 10⁻⁻14। बच्चों अगर फर्ज करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो वो किस पोजीशन पर होगा? तो आंसर है इतने साइज के अंदर अंदर कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर इस कमरे के अंदर एक बच्चा है अली, मिसाल दे रहा हूं, नीचे से हम कहते हैं भी फला जो है ना वो 104 नंबर कमरे में जाओ, वहां पर अली बैठा होगा। तो कोई आपसे पूछे सर अली किस जगह पर कमरे में बैठा होगा? तो हम कहेंगे कि कमरा 10/12 का है, 10 फुट बाई 12 फुट का है, उसके अंदर अंदर कहीं भी हो सकता है। ये पक्का है कि वो होगा उस कमरे के अंदर। अब किस जगह पर, किस पोजीशन पर होगा? तो आंसर है उसकी पोजीशन 10/12 के कमरे में कहीं भी हो सकती है। वो सेंटर में हो सकता है, 10/12 के कमरे के नुक्कड़ में हो सकता है, वो एक साइड पर हो सकता है, किसी भी जगह पर वो उस कमरे के अंदर पाया जा सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है, बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो आंसर है न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻14।
तो फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी होगी, कहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर है उसकी पोजीशन डायमीटर के बराबर ही होगी। इतने डायमीटर के अंदर अंदर, इस पोजीशन के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं हो सकता है, यानी उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो आंसर है जितने साइज का न्यूक्लियस है उतनी ही हो सकती। और ज्यादा से ज्यादा देखो ना, इस कमरे के अंदर अगर अली बैठा है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दीवार से 10 फुट दूर हो सकता है। 10 बाई 12 का कमरा है ना, ये 10 फुट है, तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा वो 10 फुट दूर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो 12 फुट दूर हो सकता है, जितनी चौड़ाई। तो एक न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, 10 रेज़ की पावर -14। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के साइज के अंदर अंदर कहीं भी उसकी पोजीशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है जितने साइज का न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी होगी, तो आंसर है पोजीशन डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, लो बच्चों मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, देखें ये फार्मूला मेरे पास है, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों m इंटू डेल्टा वी। m इंटू डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू r ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई। ठीक हो गया जी, हम ये फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों पोजीशन डेल्टा एक्स मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन h ओवर 2 पाई। अच्छा किताब के अंदर ना उसने ऊपर h ओवर 2 पाई लिखा है, नीचे जाके उसने h ही कर दिया, कोई मसला ही नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमने ये सारी फॉर्म्स पढ़ी थी हाइजेनबर्ग में। डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू h, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू h ओवर 2 पाई, h ओवर 4 पाई। तो बड़ी माइनर सी मिस्टेक होती है, हम जस्ट आइडिया लगाना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो बच्चों यहाँ से डेल्टा वी इधर रहने दो, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन h अपॉन m, भी नीचे ले आओ, डेल्टा एक्स भी नीचे ले आओ, ये आपके पास m है, ये डेल्टा x है। जरा यहाँ पर वैल्यूज पुट करो जरा। हाँ जी, h की वैल्यू क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -34 होती है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -31। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी पोजीशन न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर होगी, जितने साइज का न्यूक्लियस है उसके अंदर अंदर कहीं भी होगा। और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, 10 रेज़ की पावर -40। बच्चों इस सारी रकम को सोल्व करोगे h अपॉन m डेल्टा x, इन सब को सोल्व करो, ये आंसर मीटर पर सेकंड में निकल रहा है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। इस सब को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है डेल्टा v इज नियरली इक्वल देन आर ग्रेटर देन 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर +10 मीटर पर सेकंड। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसकी स्पीड ग्रेटर देन है किससे, 7 इंटू 10 रेज़ की पावर +10 से भी ज़्यादा है, ग्रेटर देन। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसकी स्पीड 7 इंटू 10 रेज़ की पावर +10 से भी ज़्यादा है। बच्चों लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड हमने पढ़ी है 3 इंटू 10 रेज़ की पावर +8 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखें, ये स्पीड इससे भी ज़्यादा निकल रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की स्पीड है ना तो वो लाइट है, 10 रेज़ की पावर +8। हाईएस्ट स्पीड को सी कहते हैं, याद रखना। दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होती है ना वो लाइट की वैक्यूम में होती है, तभी इसको सी कहते हैं। सी एक सिंबल है दुनिया में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी का। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो हमने देखा उसकी स्पीड, ये देखो 10 की ताकत 10 है, 2 जीरो का फर्क है। अगर ये 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड बनती है तो 30 करोड़ से आगे क्या बनेगा, अरब, फिर उसके आगे खरब या दे अरब। तो ये आपके पास 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर +10 अरब का 10 का मतलब पता क्या है, 70 अरब मीटर पर सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसकी स्पीड 70 अरब के करीब होगी, ये 70 बिलियन के करीब उसकी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की मीटर पर सेकेंड में। ऐसा बच्चों ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हमने पढ़ा है दुनिया में कोई चीज़ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी चीज़ की स्पीड वेलोसिटी लाइट से ऊपर नहीं हो सकती है, ये कन्फर्म है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा की स्पीड किसकी है, लाइट। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक उसकी स्पीड तो लाइट से ज़्यादा निकल रही है।
10 की ताकत 10 है। लाइट 30 करोड़ होती है, वो 70 अरब 70 बिलियन मीटर पर सेकेंड निकल रही है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड विद इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता विद इन न्यूक्लियस। और ठीक है जी, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, केस नंबर 2। हाँ जी, केस नंबर 2, क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी होता है कि नहीं होता? ये फैसला करें कि क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी है कि नहीं। हम गलत ही पढ़ते जा रहे हैं सारा। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में एटम में भी होता है कि नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन, इज इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, इज इलेक्ट्रॉन रिसाइड, हाँ जी, रिसाइड विद इन द एटम। क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी रिसाइड करता है कि नहीं? रिसाइड का मतलब रहना। क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी होता है ऑर्बिट में कि नहीं? बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर होगा तो कहां पर होगा? तो आंसर है ऑर्बिट में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है तो वो किसी ना किसी ऑर्बिट में ही होगा ना। ये आपके पास बच्चों एक न्यूक्लियस है, ये आपके पास पहला ऑर्बिट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है तो वो ऑर्बिट में होगा। एक नॉर्मल ऑर्बिट का, पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, रेडियस, ये रेडियस, इसका रेडियस कितना होता है? तो इसका रेडियस होता है r इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻11 मीटर। बच्चों फिर से, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है न्यूक्लियस के बाहर तो वो किसी ना किसी ऑर्बिट में होगा। तो एक आम पहले ऑर्बिट का रेडियस, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है तो वो कहाँ पर होगा? तो आंसर है इन जगहों पर कहीं भी हो सकता है। बच्चों न्यूक्लियस सेंटर में है, सेंटर से लेके पहले ऑर्बिट तक का रेडियस 5 × 10⁻⁻11। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इतने रेडियस में कहीं पर भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन इतने रेडियस में कहीं पर भी रह सकता है। पहले केस में डायमीटर यूज हुआ था, इसमें डायमीटर नहीं है, ऑर्बिट का रेडियस होता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, एटम न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस से लेके पहले ऑर्बिट तक का फासला 10⁻⁻11 है, इसे रेडियस कहते हैं। तो इतने रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, ये सारे रेडियस है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डेल्टा एक्स किसके बराबर होगी? 5 × 10⁻⁻11 मीटर। फिर से यूज करें बच्चों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फार्मूला हम बना चुके हैं। स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड इक्वल टू आर ग्रेटर देन h अपॉन m × डेल्टा एक्स। हाँ जी, डेल्टा v इक्वल आर ग्रेटर देन 6.63 10⁻⁻34। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। और पोजीशन, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है तो पहले ऑर्बिट का रेडियस ही पोजीशन होगा। पोजीशन भी मीटर, रेडियस भी मीटर। और ये कितना बनेगा? तो आंसर है 5 × 10⁻⁻11। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जी बच्चों, इसका आंसर 1.46 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, किसी ऑर्बिट में है, तो उसकी स्पीड 10⁻7 है। इट इज लेस देन, हाँ जी, इट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी, ये स्पीड ऑफ लाइट से कम है, सो इट इज पॉसिबल। लाइट की स्पीड से कम स्पीड ये मुमकिन है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लाइट से कम स्पीड रखती है तो ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लाइट से ज़्यादा स्पीड मुमकिन नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये पता इलेक्ट्रॉन किस जगह पर रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर होता है। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता, अगर न्यूक्लियस में रहेगा तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होगी, जो कि इम्पॉसिबल है।
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, एटम में तो होता है, हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम में होगा तो उसकी स्पीड लाइट से कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट से कम, और ये मुमकिन है, पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, बस ये 2 क्वेश्चन से छोटे छोटे जो इस टॉपिक में डिस्कस किए गए थे, यही आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने ज़हन में बिठाना है। इंशाल्लाह चैप्टर 20 का एक लास्ट टॉपिक रह गया, लेज़र का। इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरे और लेज़र था। एक्सरे को भी हमने 1 शॉट में की है, उसकी मैंने अपलोडिंग 1 शॉट में की थी, तो पूरा एक उसका कॉन्सेप्ट हमने लिया था कि कहीं भी कोई सवाल आ जाए एंटी टेस्ट में, कहीं भी किसी भी तरह का, तो हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरे का सीख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक, कंटिन्यूस, सारा। इसी तरह से अब हम एक लेक्चर इंशाल्लाह लेज़र पर रखेंगे और लेज़र को ख़त्म करेंगे तो हमारा चैप्टर 20 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।